नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 में अभी तक हम आपको जो कॉमन पेपर आना है सामान्य अध्ययन का उसका प्रैक्टिस सेट करा रहे थे। अब हम एक और नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, वो है अहर्ता परीक्षा। आपको पता है कि आपका सभी लेवल का जो पेपर है उसमें 30 नंबर का जो पोर्शन है वो अहर्ता परीक्षा आएगा। पहला ये आपका सेट है, इसलिए बता भी देते हैं कि जिसमें आपको इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश तो रहेगा ही कंपलसरी, हिंदी उर्दू बांग्ला में से जो भी आपका विषय होगा उससे रिलेटेड आपका सब्जेक्ट होगा। हम यहाँ इंग्लिश और हिंदी करा रहे हैं और ये टोटल जो 30 नंबर का पेपर होगा इसमें आपको 9 नंबर पासिंग मार्क्स होंगे। अगर आप इसमें ही नहीं पास हुए तो आपके जो मेन पेपर है उसमें कितने भी नंबर हो आप जो है वो अहर नहीं माने जाएंगे। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि 9 नंबर हैं बहुत कम, पर इतना भी हल्के में आपको नहीं लेना है। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हम आज प्रैक्टिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इंग्लिश के प्रश्नों से। सबसे पहला प्रश्न है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। तो यहां पर आपको इस हिस्से में बताना है कौन से भाग में गलती है। गॉड इज ग्रेट स्लैश, यहां से ये पहला भाग है, एंड वी कुड बी ग्रेटफुल टू हिम फॉर ऑल द गिफ्ट्स ही वॉज बिस्टोड ऑन अस। तो आंसर की बात करते हैं, इन चारों में से कौन से भाग में गलती है। यहां पर आपका दूसरे वाले भाग में गलती है, बी वाला ऑप्शन जहां देख रहे हैं जो एंड वी कुड लिखा हुआ है, यहां पर एंड वी कुड जो लिखा है इस वाले हिस्से में यहां पर मस्ट जो है वो उसका यूज जो है वो होगा। तो इस भाग में आपका यहां पर गलती है। बाकी आप ये भी समझिए कि जो वी मस्ट का यूज यहाँ पर हम कर रहे हैं इसका प्रयोग होगा, क्योंकि जो कैन या कुड अगर आपको देखने को मिलता है, जैसे यहाँ कुड लिखा हुआ था, तो इस मॉडल का यूज किया जाता है किसी संभावना को व्यक्त करने के लिए, जबकि जो मस्ट है इसका यूज मॉडल के रूप में किया जाता है किसी कार्य की बाध्यता को व्यक्त दर्शाना होता है उसके लिए। तो यहाँ पर आपका बाध्यता की बात की जा रही है, इसलिए हमारा मस्ट जो है वो होगा। और कुड का यूज होता है जब हम कहते हैं किसी प्रकार की संभावना की जो है वो बात हो रही होती है। तो इसलिए इस भाग में जो गलती है वो आपका यहाँ पर बी वाले भाग में गलती है। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स। तो आपको इसका अर्थ बताना है। फुल स्टीम अहीड, तो आपसे पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सा होगा। इसका मतलब होता है दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना, मतलब होता है ना कि एक दृढ़ संकल्प होता है तो उसके साथ आगे बढ़ना, ये इसका दृढ़ता जो है यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो कौन सा सही होगा, मूव ऑनवर्ड विद डिटर्मिनेशन, बस यही इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा और यही आपका इस आइडियम का अर्थ हो जाएगा। आइडियम फ्रेजेस जानते हैं ना, लोकोक्ति मुहावरे हिंदी में जो पढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम मतलब होता है समानार्थी। तो विली का समानार्थी पूछा गया। विली मतलब क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा चतुर प्रकृति का है या हम उसको धूर्त भी कह सकते हैं, तो दोनों हम कंडीशन में हम यहाँ पर इसका अर्थ जो है वो लगाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा होगा, तो क्राफ्टी जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी चालाक होता है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो आपका यही आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 1 to 5 में अगर आपने देखा होगा तो बहुत ही सरल आए थे क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी के, पर अगर 6 से 8 के लेवल पर देख रहे हैं तो थोड़ा सा इस तरीके के क्वेश्चन सिनोनिम एंटोनिम आपको देखने को मिलेंगे। थोड़ा तो लेवल आपको बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। अगला है, लुक एट द हिप्पो डैश अबाउट हैप्पीली इन द रिवर। आपको बताना है कि फिल इन द ब्लैंक्स की जगह क्या आएगा। तो और बाकी ऊपर ये तो फ्रैंक जानते ही हैं आपकी, फ्रैंक मतलब होता है ना, कहते हैं कि बहुत ज्यादा उदार प्रवृत्ति का व्यक्ति कोई है, फ्रेंडली जानते ही हैं, मित्रवत। लुक एट द हिप्पो, तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा। तो ये 4 ऑप्शन है, आंसर 4 नहीं 5 ऑप्शन है, तो आंसर यहाँ पर स्प्लैशिंग जो है वो सही होगा। स्प्लैशिंग का मतलब होता है किसी चीज को छिड़कना, जैसे पानी छिड़कते हैं ना, पानी इधर उधर उड़ेल देते हैं। तो लुक एट द हिप्पो स्प्लैशिंग अबाउट हैप्पीली इन द रिवर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्प्लैशिंग। यहाँ पर छिड़कना जो है इसका अर्थ जो है वो हो जाएगा। शॉर्ट में 6 लिख दिया है, आप समझ जाएंगे। बाकी स्टैमरिंग जो होता है इसका मतलब होता है हकलाना, हकला हकला करके बोलना या हकलाना, इसका अर्थ जो है वो होता है। क्रैकलिंग क्या होता है, क्रैकलिंग का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा किसी की तीखी आवाज है, तो उसको हम क्रैकलिंग के संदर्भ में जो है वो देखते हैं। अगला देखते हैं, यहाँ पर सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सी स्पेलिंग गलत है।
अब पहला यहाँ पर पैलेस लिखा है, पेडल लिखा है, पैकेट लिखा है। अब पैकेट में आपको पता है यहाँ पर PACK, उसके बाद ET यहाँ पर जो लिखा हुआ है, यहाँ पर E लिखा है, जबकि यहाँ पर A होता है। यहाँ पर क्या होता है? A होता है। तो पैकेट शब्द होता है, C वाले भाग में गलती है, ये आपका सही हो जाएगा। पैकेट ना समझते हैं ना किसी चीज का भी पैकेट। अगला कह रहा है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, इन द ईयर 1973 देयर वर ओनली 9 टाइगर रिजर्व बट डैश द नंबर हैज राइजन टू 50। तो यहाँ पर पूछा गया फिल इन द ब्लैंक्स आपका जो है वो क्या आएगा। और बाकी ऊपर जो ऑप्शन थे उसमें भी देख लेते हैं अगर, तो पैलेस जो लिखा हुआ था इसका मतलब होता है कोई महल, पेडल मतलब होता है आपका बेचना या तंग करना। अर्थ में इसलिए बता देना ताकि हो सकता हो इनमें से कोई आपको प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो इन द ईयर 1973 देयर वर ओनली 9 टाइगर रिजर्व बट आपका आगे क्या आएगा? ग्रेजुअली द नंबर हैज राइजन टू 50। यानी कि 1973 में मात्र 9 आपके जो है वो टाइगर रिजर्व थे, पर धीरे धीरे आप कहेंगे, ग्रेजुअली मतलब क्या होता है? धीरे धीरे आपका इसमें बढ़ोतरी जो है वो होती गई। बाकी आप देखते ना कि कई कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं, जैसे कूनू नेशनल पार्क वाला आपको याद होगा कि बाहर से लाए गए थे चीता, तो वो सारे कार्यक्रम भी चलाए थे। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली द नंबर हैज राइजन टू 50, तो धीरे धीरे अब इनकी संख्या 50 पहुंच गई है। टेक्निकली आप जानते हैं, तकनीकी रूप से एडमेंटली जो आपका लिखा हुआ है इसका मतलब होता है हठ पूर्वक। जैसे कोई होता है ना कि अपने काम पर एकदम अड़ जाता है कि भैया हमको ये चाहिए तो चाहिए, तो हठ जो होता है वो आपका इसका हठ पूर्वक अर्थ होगा। अगला देखते हैं, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो आपको इसका बताना है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अ प्लेस वेयर एंटिक्स आर केप्ट। तो एंटिक चीजें कहां पर रहती हैं? वही पूछा गया, प्लेस वेयर एंटिक्स आर केप्ट। कहते हैं ना एंटिक मतलब बहुत ही प्राचीन वस्तुएं जिसको हम कह सकते हैं। तो यहां पर साफ साफ आपको म्यूजियम दे रखा है, तो इसमें तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है। म्यूजियम संग्रहालय को कहते हैं। रिजॉर्ट होता है, जैसे आप किसी स्थान पर रुकते हैं, कोई होटल टाइप का है, आश्रय स्थान है, उसको हम कहते हैं। और आपका ऑर्फेनेज जो आपका है इसे हम कहते हैं अनाथालय। आर यहाँ पर जो है वो साइलेंट रहता है, ऑफेनेज इसको पढ़ते हैं, ऑफेनेज आर साइलेंट रहता है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अनाथालय। और ऑर्फेन या ऑफेन अगर पढ़ेंगे केवल आर ना पढ़ करके, तो हम उसको अनाथ भी रह सकते हैं। बाकी अनाथालय जो है इसका अर्थ जो है वो हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यहां भी पूछा गया पर्सन हु इज नॉट एन एक्सपर्ट इन अ फील्ड ऑफ आर्ट और म्यूजिक। तो बताइए, जो किसी प्रकार का नौसिखिया जिसको हम कह सकते हैं ना, तो वहां पर आपका होता है एमेच्योर। तो पहला ही आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा, जो कि अनुभवहीन व्यक्ति होता है, किसी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं होता है वो। पैट्रॉन मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है संरक्षक। कई बार देखे होंगे, जैसे फॉर्म वगैरह में भी कुछ कुछ में आपको देखने को मिल जाता है, जब आप फॉर्म भरते हैं ना तो वहां पर आपसे पूछ लिया जाता है। वैसे तो मोस्टली में अधिकतर गार्जियन ही वर्ड लिखा रहता है, वैसे बाकी इसका अर्थ क्या होता है? संरक्षक आपका होता है। और एसेंट्रिक मतलब होता है विलक्षण या सन की प्रवृत्ति भी कह सकते हैं, मतलब थोड़ा सा अलग तरीके से सोचने वाला, तो वो इसमें आता है विलक्षण प्रवृत्ति। वी लिख दिया है वो आप समझ जाइएगा। अगला देखते हैं आपका। अब यहां से हमारे हिंदी के प्रश्न आएंगे। यहां पर कितने क्वेश्चन दे रखे हैं? 8 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। किसके? इंग्लिश पोर्शन के। बाकी ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि कितने आएंगे, आधे आधे आएंगे या 8-10 आएंगे। देखेंगे अगर आपको मैं कोर्स भी दिखाता हूँ, जैसे 6 से 8 में देखेंगे तो ये लिखा है कि अहर्तांक जो परीक्षा होगी इसमें कम से कम 30% अनिवार्य नंबर लाने हैं। इसमें हिंदी और इंग्लिश आएगा। ये नहीं लिखा है कि इस 30 में भी कितने इंग्लिश के आएंगे कितने हिंदी के आएंगे। इस प्रैक्टिस सेट में तो 8 दे रखे हैं। उसके बाद अब यहाँ से हिंदी स्टार्ट हो रहा है। वीडियो सभी लोग लाइक अवश्य करते रहिएगा। कोशिश हम कर रहे हैं हर प्रकार से आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करा सकें और आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके। बस लाइक, और दूसरी बात है शेयर। तो ये प्रश्न आपके लिए है कि हिंदी वाला पहला 9वां नंबर, जगदीश शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो बताइए कौन सा हो जाएगा? आप कहेंगे जगदीश का आपका जगत प्लस ईस होगा। बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको पता है कि इसमें व्यंजन संधि है, साफ साफ आपको दिख रही है, ता है आखिरी में, तो कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। और रूल क्या कहता है इसका कि ता के बाद आने वाला स्वर ई के बीच संधि होने पर ता के स्थान पर इसी वर्ग का तीसरा वर्ण दा हो जाता है, तो जगदीश में दा आ जाता है। इस प्रकार से इसका रूल जो है आपका चलता है। अगला कह रहा है रीति प्लस अनुसार, इससे संधि के बाद बना शब्द कौन सा होगा?
तो रीत्यानुसार है और आपका रित्य अनुसार है, रीतो अनुसार भी है। कौन सा सही होगा? बी वाला रीत्य अनुसार जो देख रहे हैं ये आपका सही होगा। कौन सी संधि का उदाहरण है? मैंने आपको बताया है पहचानने का तरीका। यहां पर आप देख रहे हैं आधी मात्रा लगी हुई है, उससे बाद में आपको या देखने को मिल रहा है, यानी आप आसानी से कह सकते हैं कि ये आपकी जड़ संधि का उदाहरण जो है वो है। बाकी आपको अगर बात करते हैं और एग्जाम, अच्छा इसका क्या रूल लगा है तो आप क्या कहेंगे कि ई छोटी बड़ी या छोटा ऊ बड़ा ऊ री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ई का या में परिवर्तन हो जाता है, छोटा ऊ बड़ा ऊ का वा में परिवर्तन हो जाता है, री का रा में परिवर्तन हो जाता है। इस तरीके से यदि ए, ऐ और इसके अलावा औ और आपका इनके बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इनके स्थान पर क्रमशः अय, आय, अब और आव हो जाता है। ये संधि कौन सी है? तो आसानी से आपको पता है कि ये सारी संधि आती हैं आपकी अयादि संधि में, और यहाँ पर ऑप्शन में तो दे नहीं रखा है अयादि संधि का, तो इनमें से कोई नहीं आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। जो हर समय दूसरों की बुराइयां खोजता हो उसे क्या कहते हैं? दूसरों की बुराइयां खोजने वाले को छिद्रान्वेषी जो है वो कहते हैं। आपका आंसर सही हो जाएगा। अच्छा, किसी के गुण दोषों को जो बताता है उसको आलोचक कहते हैं। यहाँ पर बुराइयां खोजने को लेकर के बात हो रही है, और अगर वही प्रश्न में गुण दोष पूछ लिए जाएंगे तब आप क्या कहेंगे कि तब वो बात कर रहा है आलोचना की। तो आलोचना अलग है, छिद्रान्वेषी अलग है। अनिल अनल ये तो बहुत पूछा जाता है, तो बताइए इसका सही अर्थ इनमें से क्या होगा? अनिल मतलब आपका होता है वायु और अनल मतलब होता है आपका आग। तो ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। वायु के और कौन से पर्यायवाची होते हैं? पवन है, समीर है, वात है, मारुत है, मारुति नंदन कहा जाता है ना हनुमान जी को, तो मारुत है। इसके अलावा अग्नि के पर्यायवाची कौन से हैं? तो अनल है, पावक है, दहन है, वैश्वानर है, धूमकेतु है, कृषाणु है, आग है। अगला, अंश और अंश शब्द युग्म का सही अर्थ आपका क्या होगा? तो हिस्सा और कंधा। अंश मतलब हिस्सा होता है और अंश मतलब कंधा होता है, तो यही आपका सही हो जाएगा। कंकाल शब्द का अर्थ आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सा है? तो कंकाल शब्द का अर्थ पूछा गया है, आप कहेंगे हड्डियों का ढांचा हो जाएगा, बाकी तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो यही आपका जो है वो सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द है जो कि हंस की जगह प्रयुक्त आपका नहीं किया जा सकता? तो कौन सा नहीं किया जा सकता? आप कहेंगे सूर्य या फिर योगी या फिर श्वेत। ये सब हंस के अनेकार्थी शब्द हैं। तो डी वाला जो आप देख रहे हैं यहां पर आप कहेंगे इनमें से एक से अधिक होगा, जो कि आपका हंस की जगह प्रयोग नहीं किया जा सकता। प्रश्न में वैसे नहीं पूछा गया था, तो नहीं के लिए तो आप कहेंगे फिर ये तो सब अनेकार्थी में है ना, तो हंस की जगह पर यूज किए जा सकते हैं। तो प्रश्न में तो कह रहा था कौन सा प्रयोग नहीं किया जा सकता है, तो आप कहेंगे इनमें से कोई नहीं ऐसा है जो नहीं प्रयोग किया जा सकता, सब प्रयोग किए जा सकते हैं क्योंकि सभी अनेकार्थी हैं, तो आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची है? तो आपका पावक ही अकेला ऑप्शन है। आपको पावक पता है अग्नि का पर्यायवाची में आता है, तो ऊपर भी बताया भी था, ये सही हो जाएगा। अर्णव जो है ये किसका पर्यायवाची होता है? ये सागर का पर्यायवाची होता है, समुद्र का पर्यायवाची होता है। उदधि, वारिधि, इन सब पर्यायवाची में आपका अर्णव आ जाता है। पयोधि भी आता है, जलधि आता है। और अवलेख जो लिखा हुआ है इसकी अगर बात करें तो इसमें कोई आपका नहीं पूछा जाता है अवलेख, तो आप केवल पावक याद रखिएगा और अर्णव याद रखिएगा। गेह शब्द का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है, तो ग्रह होता है, ये तो आपको पता ही है। आवास, ग्रह, निकेतन, निलय, ये सब आपके शाला या सदन, ये सब आपके आते हैं। गर्दभ जो होता है वो गधा का पर्यायवाची होता है। व्योम जो होता है वो आकाश या अंतरिक्ष का पर्यायवाची होता है। वाजी शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तो अश्व होता है। वाजी है, घोटक है, या है, तुरंग है। मानवीय शब्द का विलोम शब्द पूछा गया है, दानवीय आपका जो है विलोम हो जाएगा, मानवीय दानवीय, इस तरीके से विलोम जो है आपका चलता है। मानव से मानवीय विशेषण भी बनता है और दानव से दानवीय विशेषण बनता है, इस तरीके से भी क्वेश्चन बन जाता है। अधम का विरुद्धार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा आपका होगा? तो उत्तम जो है वो सही होगा। विरुद्धार्थी का मतलब विलोम पूछा गया है, तो अधम का विलोम क्या होगा? उत्तम होगा। नेक जो है बुरा या नारकी शब्द के विलोम में आ जाता है, और नहीं बुरा ने में तो अच्छा आएगा, नेक में आप कहेंगे बद आता है। ठीक है, उत्तम आंसर हो जाएगा। सहचर्य का विलोम शब्द क्या होगा?
तो अलगाव हो जाएगा। सहचर मतलब साथ के संदर्भ में, अलगाव मतलब अलग होने के संदर्भ में। असहयोग का विलोम होता है सहयोग के संदर्भ में। वैमनस्य का विलोम होता है आपका सौमनस्य के विलोम में। प्रामाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव क्या होगा? तो प्रमाण प्लस इक जो आप देख रहे हैं ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका निर्गुण शब्द में उपसर्ग कौन सा होगा? तो निर्गुण में आप देखेंगे निर उपसर्ग है, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। इस शब्द में आ उपसर्ग है वो आपसे पूछा गया है, तो आ उपसर्ग आपको अमर में देखने को जो है वो मिल रहा है, ये सही हो जाएगा। अनेक में कौन सा उपसर्ग है? अन उपसर्ग है, हलंत भी लगेगा अनेक में, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अतिशय में आप देखेंगे तो अति उपसर्ग है जो यहाँ पर देख रहे हैं। अच्छा, जो प्रैक्टिस सेट हम करा रहे हैं उसकी लाइव टाइमिंग शाम के 5 बजे की है, वो नहीं देख रहे हो तो अवश्य देख लीजिएगा। करा चुके हैं 5-6 प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम कॉमन प्रश्न जो आ रहे हैं जीके जीएस वाले वो करा रहे हैं। 26 प्रश्न है, तिलक किस शब्द का जो है वो किस प्रकार का शब्द है? तो तिलक आपका तत्सम शब्द है, पहला आपका ऑप्शन हो जाएगा। संस्कृत के जो शब्द होते हैं वो आते हैं ना तत्सम में, तो यही आपका हो जाएगा। तिलक, अग्नि, सूर्य। एक शब्द इनमें से पूछा गया विदेशी भाषा का कौन सा है? प्रतिबिंब है, कुसुम है या कबूतर है? तो आंसर की बात करते हैं। कबूतर जो आप देख रहे हैं ये आपका फारसी भाषा का जो है वो शब्द है। वही चीज प्रश्न में पूछी गई थी कि विदेशी भाषा का शब्द जो है वो कौन सा है? हाथी हिंदी भाषा का शब्द है या प्रतिबिंब और कुसुम जो प्रश्न में लिखे हुए हैं ऑप्शन में लिखे हुए हैं ये दोनों संस्कृत भाषा के जो है वो शब्द हैं। हिंदी भाषा में इनमें से कौन सा शब्द है जो कि पुर्तगाली भाषा से जो है वो लिया गया है? आलू, अंग्रेज, कैंची। तो आपका पता है इन चारों ऑप्शन में से आलू आपका जो है वो पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अंग्रेज तो जानते हैं आप फ्रेंच भाषा का जो है वो शब्द है। और कैंची ये किसका शब्द है? तो कैंची आपका ये संबंधित है तुर्की भाषा से। कैंची है या आपका कुली पूछ लिया जाता है, तो ये तुर्की भाषा का शब्द है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? चिरंतन, अधुनातन या फिर सनातन? आंसर यहाँ पर हो जाएगा अधुनातन, क्योंकि आपका ये शब्द का अर्थ होता है आज तक का घटित काल, जबकि अन्य तीनों शब्द के अर्थ लंबे समय से चले आ रहे हैं उस संदर्भ में होता है। अन्य तीन नहीं, अन्य दो, चिरंतर और सनातन की अगर बात करेंगे तो कहते हैं ना कोई कोई लंबे टाइम पीरियड से कोई चीज चली आ रही होती है उस संदर्भ में होता है। लास्ट क्वेश्चन जो है हम आपसे पूछते हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा जो भी चैनल पर नए हो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करते रहिएगा। प्रश्न आपके लिए है, राजा सेवक को कंबल देता है वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है, कर्ता कारक है, कर्म कारक है या फिर आपका इनमें से एक से अधिक या फिर आपका इनमें से कोई नहीं? तो अपना आंसर जो है वो वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा कि इन पांचों ऑप्शन में से कौन सा जो है आपका आंसर सही होगा। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके आप जुड़ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।